नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंस क्विज में। और आप देख रहे हैं आईएएस मैथमेटिक्स। तो देखो, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। भाई, डिटरमिनेंट के पास ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? ये प्रॉपर्टी देखो हमारे यूज क्या आती है। भाई, हमें क्या पेपर में आएगा, प्रूफ कीजिए सर आप। तो वहां जब हम प्रूफ करेंगे ना, तो इन प्रॉपर्टी का ही हमें यूज करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी के तरीके से आप ये समझ लो, हमारे काम को आसान कर देती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं भाई, कोई न्यूमेरिकल था, अगर बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व करने में मेरे को 15 मिनट लग रहे हैं और अगर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो 5 मिनट लगेंगे। तो समझो आप, प्रॉपर्टी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एक करके समझते हैं और फिर मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा साइड बाय साइड। अच्छा, जिनको लाइव क्लासेस चाहिए अपनी अलजेब्रा या फिर कैलकुलस की, तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज पे कर सकते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहली प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है। The value of a determinant does not change when rows and columns are interchanged। वो कहता है अगर आप किसी डिटर्मिनेंट के अंदर रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तब भी जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो मान लो आपके पास कोई डिटर्मिनेंट था कुछ ऐसा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 C1 C2 C3। अगर देखो यहाँ पे मैं रोज को कॉलम के साथ इंटरचेंज करूं तो मेरा नया डिटरमिनेंट कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या? A1 वेरी गुड, A2 A3, यहाँ क्या आएगा बोलो? B1 B2 B3 वेरी गुड, और ये क्या आ जाएगा अपना C1 C2 C3। ऐसा ही है क्या? तो देखो वो क्या कहता है कि आपने रोज को इंटरचेंज करा कॉलम के साथ, लेकिन ऐसा करने पर ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि ए का डिटरमिनेंट और ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, यहां देखो बेसिकली ये जो डिटरमिनेंट है इसका ट्रांसपोज ही तो है। आपने रो को कॉलम कर दिया, कॉलम को रो कर दिया, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि ए का डिटरमिनेंट और ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट जो है वो सेम आता है। इस चीज को यूज करेंगे आगे, तो ध्यान रखिएगा कि ए का निकालो डिटरमिनेंट या निकालो ए के ट्रांसपोज का, वैल्यू क्या आने वाली है? सेम। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड क्या कहती है देखो, if any two rows or columns of a determinant are interchanged, the value of determinant is multiplied by -1। तो हमारी भाषा में भाई सीधा सीधा कहना चाहता है वो कि अगर आप डिटरमिनेंट की दो रोज को इंटरचेंज करते हो या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो तो आप क्या करें, उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। बहुत बढ़िया। तो देखते हैं जरा एग्जांपल। कहता है मान लो आपके पास डिटरमिनेंट था ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। आपने क्या किया, मान लो आपने इन दोनों कॉलम्स को कर दिया इंटरचेंज, मतलब C2 जो था कॉलम नंबर 2 को आपने बनाया कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 को आपने बनाया कॉलम नंबर 2। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक छोटा सा काम कर देना है, आगे लिख देना है -1। देखो काम हो गया आपका, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद आप जो डिटरमिनेंट लिख सकते हो अपना, डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा देखो आप, b1 b2 b3 वेरी गुड, a1 a2 a3 बहुत बढ़िया, c1 c2 c3। तो आप ये ध्यान रखना, जब भी हम लोग फ्यूचर में दो कॉलम या दो रोज को इंटरचेंज करेंगे तो -1 जो है वो जरूर लगाएंगे, क्योंकि ऐसा हमें प्रॉपर्टी बताती है भाई। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो क्या कहती है, कहती है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन रो और वन कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय द सम नंबर k। क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, आपने क्या किया, उसकी किसी एक रो या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर से और वो नंबर था आपका k। तो कहता है कि वैल्यू ऑफ द न्यू डिटरमिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। तो
तो k से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा नया डिटर्मिनेंट, उसकी जो वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगी आपके पुराने डिटर्मिनेंट के टाइम्स। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा सही समझ आएगा। वो ये कहता है, मान लो मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट था, यहाँ पे मैंने क्या किया, उसके पहले कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ रहे हो आप? और सेम होगा कि फॉर एग्जांपल सारे जो पहले कॉलम के एलिमेंट थे मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो भाई, मानने में क्या जाता है, सही बात है कि नहीं। ये हो गया b1 b2 b3, ये हो गया अपना c1 c2 c3। तो कहता है अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना तो आप एक काम करो, आप जो k को बाहर ले लो और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो। बात एक ही है, a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। और मान लो ये आप सॉल्व कर लेते हो कि आपको सीधा गिवन है तो आपका इसका वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, इसका हम यूज कैसे करेंगे? इसका हम करेंगे दूसरे वे में यूज। क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि जैसे k मैंने यहाँ बाहर ले लिया है तो k था क्या, पहले कॉलम के अंदर कॉमन था k। आप देखो जब आगे क्वेश्चंस करेंगे ना हम इसके, तो क्या होगा, जैसे किसी रो के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन हो या किसी कॉलम के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन होगा तो वो हम कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पर k कॉमन था अपना पहले कॉलम के अंदर तो k बाहर ले लिया। इसी तरीके से मान लो कोई और एलिमेंट भी कॉमन होता किसी रो के अंदर या किसी कॉलम के अंदर तो उसको हम जो है कॉमन ले लेते। तो इस प्रॉपर्टी का हमें जो है वो यूज इस तरीके से करना है। ओरिजिनल प्रॉपर्टी तो यही है कि अगर आप यहाँ पे k से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इससे अच्छा क्या है आप डिटर्मिनेंट निकाल लो, उसको k से मल्टीप्लाई कर दो। बट हमें इसका ऐसे यूज करना है कि हम कॉमन ले सके। तो बात सबको समझ आ रही है ना? कमेंट में जरूर बताना मेरे को। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? कहती है 2 rows over 2 columns of a determinant are identical, the value of determinant is 0। ये प्रॉपर्टी जो है ना ये सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी है। कैसे? अगर आप डिटर्मिनेंट की कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम उनको आप आइडेंटिकल कर दो, आइडेंटिकल मतलब सेम हो जाए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। और भाई 0 किसको बुरा लगता है बताओ? बिना सॉल्व करे ही अपना आंसर आ गया। तो ये क्या कहता है, एग्जांपल देखो, जैसे मान लो आपके पास डिटर्मिनेंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 और फिर से मिला आपको a1 a2 a3। क्योंकि यहाँ पर आपकी 2 जो रोज है मतलब 2 कॉलम है आपके, फर्स्ट कॉलम और आपका कॉलम नंबर 3 ये सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। एक एग्जांपल ले ले, देखो एग्जांपल से क्या है हमें ज़्यादा समझ आता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं 2 3 4 1 0 2 2 3 4। यहाँ पर देखो हमारे ये 2 कॉलम जो है वो आइडेंटिकल है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे भाई, अपना मेथड लगाएंगे गेम खेलने वाला। तो कैसे करते हैं याद है क्या आपको? पहले इसको लिख लेंगे ऐसे 2 1 2, फिर लिख लेंगे 3 0 3, फिर क्या लिखेंगे बोलो अपना 4 2 4। वेरी गुड। फिर पहली 2 रो को क्या करना होता है? रिपीट करना होता है, शाबाश। और उसके बाद क्या करना होता है? गेम खेलना स्टार्ट करना पड़ता है। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं याद है कि भूल गए? वेरी गुड, देखो सबको याद है, ये ऐसे मल्टीप्लाई, और इनको पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं क्या आ रहा है। यहाँ से कितना आएगा 0, यहाँ से कितना आएगा 2 दूनी 4 4 तिया 12, यहाँ से कितना आएगा 4 और 4 तिया 12, तो ये आ गया अपना 24। इसको कर देते हैं पैक। अब जो है इधर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता ही है इधर से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर जरा। वेरी गुड, सबको याद है। तो ये कितना हो जाएगा अपना 0। वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा 12 और ये भी कितना हो जाएगा 12। सम कितना आ गया देखो 24। और आपको पता ही है भाई जो आपका डिटर्मिनेंट होता है वो ये माइनस ये होता है। तो 24 माइनस 24 आंसर क्या आया 0। तो आप ध्यान रखना कि अगर आपकी कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर सेम हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है अपनी 0। प्रॉपर्टी नंबर 5। तो देखो कहती क्या है, थोड़ी सी मुश्किल प्रॉपर्टी है, थोड़ी सी समझने में।
कहता है इन अ डिटरमिनेंट द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो with the cofactors of the corresponding elements of any other row is 0। ये गया बाउंसर, पक्की बात। तो इसको देखो एग्जांपल से समझाता हूं मैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये कहना क्या चाहता है मोटी मोटी भाषा में अगर हम समझे तो, कि आप जो है एक रो के एलिमेंट कंसीडर करो, ठीक है, आपने इनका प्रोडक्ट करना है किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ। मान लो मैं एलिमेंट कंसीडर करता हूँ फर्स्ट रो के और मैं कोफैक्टर निकालता हूँ सेकेंड रो के, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0 के कोफैक्टर से, इसको मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 के कोफैक्टर से, और अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 के कोफैक्टर से, और उन सब का सम करूंगा तो 0 आता है। क्या कहना चाहता है ये, कि आप किसी भी रो के एलिमेंट लो और किसी भी दूसरे रो के जो एलिमेंट हैं उनके कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर निकालने के बाद उनको मल्टीप्लाई करो, फिर उनको सम करो, तो आंसर क्या आना चाहिए 0। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं एलिमेंट लेंगे फर्स्ट रो के और हम कोफैक्टर निकालेंगे सेकंड रो के। तो देखो स्टार्ट करते हैं गेम खेलना। मुझे 3 जो है वो कोफैक्टर चाहिए होंगे, कौन कौन से। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा A21, तो यहाँ पर जो है -1 की पावर 3, देखो जैसे हमने सीखा था निकालना कोफैक्टर, तो 2 1 के केस में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यही हाइड करेंगे, तो आपको क्या क्या दिखाई देगा, देखो आपको दिखाई देगा 2 3 और 7 8 यही दिखाई देगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो अपना ये आ जाएगा -1, वेरी गुड, और ये क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा अपना 16 और ये आ जाएगा 21। तो अपना ये हो गया कितना, माइनस माइनस +5, वेरी गुड। अब हम निकालते हैं जरा कोफैक्टर ऑफ A22, यानी कि इसका कोफैक्टर, तो -1 की पावर 2 + 2, और जब आप 2 2 को हाइड करोगे तो क्या दिखेगा आपको, 1 3 6 8, वेरी गुड, तो हो जाएगा 1 3 6 8। और यहाँ पे जो है इसको करते हैं थोड़ा सा सॉल्व, तो A22 अपना हो जाएगा 8 - 18, तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये आ जाएगा अपना 18 में से 8 गए तो -10, बहुत बढ़िया। अभी जो है हम निकालते हैं A23, तो 2 3, तो यहाँ पे आएगा -1 की पावर 2 + 3, और यहाँ अपना आ जाएगा 2 3, जब कैलकुलेट करेंगे देखो 2 3, तो अपने को क्या दिखाई देगा, 1 2 6 7, वेरी गुड। यहाँ पे साइन के डिटरमिनेंट का बनेगा 1 2 6 7, तो इसको करते हैं सॉल्व, ये कितना आ जाएगा अपना -1, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 - 12, और अपना आंसर आ जाएगा +5, यही आ जाएगा क्या। अब हमें करना क्या है, अपने पास देखो तीनों एलिमेंट के जो है वो आ चुके हैं कोफैक्टर, यहाँ पर 5, यहाँ पर -10 और यहाँ पर +5। हमें करना क्या है, +5 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो करते हैं जरा, इधर देखो साइड में, इधर कर देता हूँ मैं, तो 1 को करेंगे मल्टीप्लाई, 1 को देखो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के कोफैक्टर से, 0 का कोफैक्टर यानी A21, A21 कितना है आपका +5, तो 1 × 5 प्लस आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 के कोफैक्टर से, तो देखो आपका 5 का कोफैक्टर यानी A22 कितना है, -10 है क्या, वेरी गुड, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, और देन प्लस आपने क्या करना है 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के कोफैक्टर से, तो चेक करो यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के कोफैक्टर, 4 का कोफैक्टर क्या +5 है क्या, A23, वेरी गुड, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 4, इनको जरा सम करते हैं, तो ये आ गया 5, ये आ गया -20, और ये 5 था अपना, 4 लिख दिया, ये देखो अपना 5 है ना, तो ये हो जाएगा अपना +15, तो कितना आ जाएगा अपना, ये 0 आ जाएगा क्या, चेक करो जरा एक बारी। तो यही कहती है ये प्रॉपर्टी, कि आप किसी एक रो के एलिमेंट कंसीडर करें, दूसरी रो के एलिमेंट के कोफैक्टर कंसीडर करें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, उनका सम करें, तो आंसर क्या आएगा 0। सबको समझ आया क्या, पक्की बात, कमेंट में बताना जरूर। प्रॉपर्टी नंबर 6, तो देखो क्या कहती है, कहती है इफ इन अ डिटरमिनेंट ईच एलिमेंट इन एनी रो और कॉलम consists of the sum of the two terms, then a determinant can be expressed as the sum of two determinants of the same order। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, गया बिल्कुल बाउंसर।
तो कहते हैं मान लो आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है और वहां पे क्या हो रहा है, किसी रो के अंदर या किसी कॉलम के अंदर आपको दो टर्म का सम मिल रहा है। देखो इसको मैं एग्जांपल से ही समझाता हूँ। वो कहता है मान लो आपके पास डिटर्मिनेंट है कुछ ऐसा, पहला कॉलम है आपका a प्लस एल्फा 1, दूसरा है आपका a2 प्लस एल्फा 2 और थर्ड कॉलम है आपका a3 प्लस एल्फा 3। ये है अपना b1, b2, b3, c1, c2, c3। तो आप क्या है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। अच्छा स्टेटमेंट जो आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें, इनसे क्या है, ऐसा साइंस कहती है कि जितना आप लिख के प्रैक्टिस करते हैं उतना चीजें हमें ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं और ज्यादा टाइम तक रिटेन रहती हैं। बहुत बढ़िया। कहते हैं आप इसको ना दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हो। देखो कैसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पहला डिटर्मिनेंट a1, a2, a3, वेरी गुड, b1, b2, b3, शाबाश, c1, c2, c3 प्लस दूसरा जो डिटर्मिनेंट है वो अपना आएगा, देखो ऐसा, एल्फा 1, एल्फा 2, एल्फा 3, वेरी गुड, b1, b2, b3, c1, c2, c3। तो इस डिटर्मिनेंट को जो है इन दो डिटर्मिनेंट में तोड़ के आराम से लिखा जा सकता है। इसका फायदा क्या है समझो, इसको सॉल्व करना हो सकता है आपके लिए कभी कॉम्प्लेक्स पड़ रहा हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर x y z आ जाए अननोन अपने पास, बट दो डिटर्मिनेंट को अलग अलग सॉल्व करना कंपैरेटिवली क्या होता है हमारे लिए, इजी होता है भाई, यही बात है ना। तो इसी वजह से इसको जो है हम इस तरीके से सॉल्व करना प्रेफर करते हैं। तो अभी तक आपको कितनी प्रॉपर्टी समझ आई है कमेंट में जरूर बताना। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी अपने पास, सेवंथ एंड लास्ट, उसका प्रूफ भी समझना है। प्रॉपर्टी नंबर 7। तो देखो लास्ट प्रॉपर्टी अपनी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ क्या है, 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में। तो कहता क्या है, देखो, इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो of a determinant are added m times the corresponding elements of another row, the value of the determinant thus obtained is equal to the value of the original determinant। तो समझने में काफी कॉम्प्लेक्स है, अगर आप इसकी भाषा पे जाओगे तो हम देखते हैं अपनी भाषा में। कहता है मान लो आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है ऐसा, a1, a2, a3, b1, b2, b3। अच्छा किसी को लाइव क्लासेस अगर चाहिए हो अलजेब्रा या फिर अपनी कैलकुलस की, तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज पिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या सीन है, अगर वो कहता है अगर आप a1 में आप m टाइम्स जोड़ दो b1 का, a2 में आप m टाइम्स जोड़ दो b2, a3 में आप m टाइम्स जोड़ दो b3। आप ऐसे m टाइम्स c1 का भी जोड़ सकते थे भाई, यहाँ पे c2 का जोड़ सकते थे, यहाँ c3 का जोड़ सकते थे, कोई इशू नहीं है। कहते हैं आपने एक कॉलम या किसी एक रो में ऐसे बदलाव कर दिए तो होगा क्या, या तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो या आप इसकी वैल्यू निकाल लो, दोनों वैल्यू क्या आती है सेम। अब कहोगे भाई सेम कैसे, यहाँ तो हमने m से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड भी कर दिया तो ये तो एलिमेंट ही बदल गए, समझ रहे हो ना। बोले ये तो भाई साहब डिटरमिनेंट ही पलट गया, तो सेम कैसे आएगी इसकी वैल्यू। तो इसका क्या है, प्रूफ है, प्रूफ काफी बार आया हुआ है, तो प्रूफ को समझते हैं तब आपको यकीन आएगा कि इसकी वैल्यू इसी के इक्वल आती है। हमें क्या है, देखो इसको प्रूफ करना है, तो मैं यहाँ पे RHS को लेके चलता हूँ। तो देखो मैं इस RHS को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अभी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर आपकी कोई रो या कोई कॉलम दो टर्म का सम है तो आप डिटर्मिनेंट को अलग अलग लिख सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखो एक बार सारे के सारे आपने लिखी होगी ना भाई, प्रॉपर्टी नंबर 6 उसको रीड करो। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 का। तो इस डिटर्मिनेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या बताओ, RHS कंसीडर किया है मैंने, इसको क्या है मैं दो डिटर्मिनेंट में तोड़ दूंगा। तो पहला डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, मेरे साथ साथ बोलना, a1 वेरी गुड, a2 शाबाश, a3, और ये क्या बन जाएगा अपना b1, b2, b3, और ये क्या हो जाएगा अपना c1, c2, c3। ये हुई ना बात। और दूसरा डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, बोलो बोलो बोलो, mb1 वेरी गुड, mb2 शाबाश, mb3, यहाँ आएगा अपना b1, b2, b3, यहाँ आ जाएगा अपना c1, c2, c3। आप मुझे बताओ क्या ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसका कॉलम नंबर 1
ये वाला कॉलम देखो, क्या इसके अंदर m कॉमन है क्या? कॉमन है क्या? कॉमन है क्या? तो हम क्या करेंगे, m कॉमन आ रहा है पहले कॉलम में से, तो m को जो हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद देखो अपने डिटरमिनेंट क्या बचेगी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं जरा, ये तो अपना एज इट इज रहेगा a1 a2 a3, ये रहेगा अपना b1 b2 b3, और ये रहेगा अपना c1 c2 c3। वेरी गुड, यहाँ से जो है वो m आ चुका है कॉमन, बहुत बढ़िया। अंदर क्या बचेगा देखो अपना b1 b2 b3, यहाँ पे बचेगा अपना b1 b2 b3, यहाँ बचेगा अपना c1 c2 c3। याद करो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती थी, अगर डिटरमिनेंट के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम क्या हो जाए सेम, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, आर्यभट्ट यानी कि 0। यहाँ देखो ये वाला कॉलम सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये 0 n मल्टीप्लाई बाय 0 0। आप देखो आपके पास आंसर सिर्फ क्या बचा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। क्या ये डिटरमिनेंट यही है क्या? तो आप या तो इसको सॉल्व कर लो या आप इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम। देखो इस प्रॉपर्टी का यूज क्या करेंगे, आप कहोगे भाई हम काम क्यों बढ़ाएंगे अपना मतलब आखिर इसकी वैल्यू यही आती है, तो बात सही है। इससे क्या कोई क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। कैसे आसान होते हैं वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे हम लोग, जब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, अपनी जो प्रॉपर्टीज है ना 7 इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। अगर आपको प्रॉपर्टीज समझ आई हो अच्छे से तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, आप लाइक करते हो इधर मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट करके जरूर बताना कितना समझ आ रहा है या कितना नहीं आ रहा है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जो कॉलेजेस में हैं या फिर जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना मैथ्स ऑप्शनल से। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।